माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम +2 बायोलॉजी का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ is a state of health about reproduction in all aspect। रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट के बारे में हेल्दी फीलिंग ये हमारी आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्शन के बारे में हमारी हेल्दी फीलिंग, हेल्दी बातें, हेल्दी जानकारी सब रिप्रोडक्टिव हेल्दी हों, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट मे बी अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का नाम आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया में हेल्थ की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहती है हेल्दी इन इमोशनल, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इस एस्पेक्ट में हमारी हेल्दी फीलिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO, वी शुड बी हेल्दी इन इमोशनल, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ये सारे एस्पेक्ट अगर हेल्दी हैं तो हम कहेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। बट रिप्रोडक्टिव हेल्दी इज ए ब्रॉड टर्म, इट इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इमोशनली भी हम हेल्दी, हमारी सोच, हमारे इमोशन, हमारा व्यवहार, हमारा जो चाल चलन, सोसाइटी में भी रिप्रोडक्शन के बारे में हमारी ठीक फीलिंग होनी चाहिए, कोई गलत विचार ना आए। मेंटल, हमारे दिमाग में इस संबंधी कोई गलत ना आए। और फिजिकली तो है ही, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक रहें, सिस्टम ठीक रहे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सारा कुछ हेल्दी रहे, ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी सोच, हमारा व्यवहार, रिप्रोडक्शन के बारे में हमारे विचार, इस सारी चीज़ों को प्रकट करता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जनरल जानकारी हम लें। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारी प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी क्या रही हैं, what are the problems and strategy about reproductive health। reproductive health को हम RH कहेंगे। reproductive health का मीन्स RH। क्या क्या स्ट्रेटजी रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम रही हैं। वास्तव में in 1951 4 year आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस के केवल 4 साल बाद, भारत एक पहला देश था दुनिया में जिसने फैमिली प्लानिंग पे काम शुरू किया। फैमिली प्लानिंग। India was one of the first country in the world who started the program of family planning। जिसने फैमिली प्लानिंग का काम शुरू किया सबसे पहले भारत ने। अब आप जानते हैं कि इसमें कितने सारे एस्पेक्ट आते हैं। ए न्यू डिपार्टमेंट
RCH, इसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये डिपार्टमेंट शुरू किया गया, आज भी ये हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है। इसको कॉमन उसमें जच्चा बच्चा विभाग के नाम से जानते हैं। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट विच इज वेरी अटेंटिव अबाउट रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन से संबंधित सारी बातें, सारी जानकारी आपको दी जाती हैं। इसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या में भी, हेल्थ में भी, रिप्रोडक्शन में भी और मदर और चाइल्ड के हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा बच्चे, इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट मदर यूज्ड टू डाई, बहुत सारे मर जाते थे इस डिपार्टमेंट से पहले। जब तक सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया था तो कुछ औरतें प्रेगनेंसी पीरियड में मर जाती थी, कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, कुछ पैदा होकर कुछ टाइम मर जाते, कुछ औरतें जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के टाइम मर जाती थी। तो ये बड़ी एक ड्रॉबैक था, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इतनी जानकारी नहीं थी। बट दिस डिपार्टमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड ए लॉट। आज प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत कम केस हैं कि किसी औरत को कोई प्रॉब्लम हुई हो, नहीं तो नॉर्मली वो डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चा पैदा होते बहुत कम केस हैं जो बच्चे मरते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा RCH प्रोग्राम से, ये जो प्रोग्राम है इसको कहते हैं RCH। ये RCH प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस RCH प्रोग्राम में क्या क्या आता है? नंबर 1, केयर ऑफ इन्फेंट्स, जो बच्चे पैदा हुए उनकी देखभाल। दूसरा, केयर ऑफ मदर, जो मदर प्रेग्नेंट है उनकी देखभाल। तीसरा आता है वैक्सीनेशन। चौथा आता है फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। और पांचवा इसमें आता है STD, देयर नॉलेज, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बच्चों को टिक्के लगाए जाते हैं, देखभाल की जाती है। अब वास्तव में ये सारी चीज़ें प्रयास है, एफर्ट्स है, कर भी रहे हैं, लेकिन ये सीरियसली नहीं होती। अगर ये सारी चीज़ें सीरियसली हो जाएं, हमारा ये डिपार्टमेंट सीरियसली काम करे, तो इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसका हमारे समाज पे भी, बच्चों पे भी, हेल्थ पे भी बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, ये सारे काम नहीं हो पाते। वी आर नॉट टू मच एक्टिव इन दिस डायरेक्शन। हमारी सरकार भी इतनी एक्टिव नहीं है, हम भी इतने एक्टिव नहीं हैं कि इन सब पे काम हो। वास्तव में चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बच्चों को टिक्के लगाने का एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में लगते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री, बिना किसी पैसे के बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों को टिक्के लगाए जाते हैं। उनको भोजन की जानकारी दी जाती है, STD की जानकारी दी जाती है। STD आर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। These are the sexually
ट्रांसमिटेड डिजीज। इन बीमारियों के बारे में जानकारी, इन बीमारियों का खोज, इन बीमारियों का ट्रीटमेंट, इन बीमारियों से बचाव, ये सारी जानकारी इसमें दी जाती है। परंतु ये बहुत सीरियसली ना तो हमारी आम पॉपुलेशन लेती, ना ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इस मामले में थोड़े से ढीले हैं, वो थोड़े से सीरियसली एफर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस वास्तव में इट इज ए टेक्निक टू चेक जेनेटिक डिफेक्ट इन फोइटस। माँ के पेट में जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है इसमें, ये फोइटस है, यहाँ माँ के पेट में ऐसे ये फोइटस होता है, ये बच्चा होता है और ये जुड़ा होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ये इसके ऊपर होती है फोइटल मेम्ब्रेन, और फोइटल मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन होती है एमनियोन। द नेम ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज एमनियोन। इस एमनियोन मेम्ब्रेन में यहाँ एक फ्लूइड भरा होता है, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज एमनियोटिक फ्लूइड, and in this fluid we can check, we can test, we can know what is the genetic or chromosomal composition। अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो इससे हमें पता लग जाता है। एमनियोसेंटेसिस में कुछ सेल होती हैं, उन सेल की क्रोमोसोमल कंपोजिशन हम देखते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि इस बच्चे में क्या डिफेक्ट है। वो जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट का पता लगाने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, लेकिन इसका मिसयूज था। मिसयूज क्या है, वी कैन नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। लोगों ने इसको प्रैक्टिस को यूज कर लिया बच्चे का सेक्स पता लगाने में, बच्चा मेल है कि फीमेल है। जब मेल फीमेल का बच्चे में पता लग गया तो वो क्या करते हैं, फीमेल की संख्या गढ़ी, इससे सेक्स रेशो डिस्टर्ब, सेक्स रेशो डिस्टर्ब हुई, बच्चे मेल की संख्या बढ़ी, फीमेल की घटी, लोगों ने इसका मिसयूज कर लिया। तो टुडे देयर इज बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। इस पे आज बैन है, आज हम इसको यूज नहीं करते, आज ये यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये आज एक बहुत पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगा। आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक कंसेप्ट है, क्योंकि बेटियों की संख्या पहले ही कम हुई एमनियोसेंटेसिस की वजह से, अल्ट्रासाउंड की वजह से, सोनोग्राफी की वजह से। लोगों ने चेक करके जो गर्ल चाइल्ड है उसको अबॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ पॉपुलेशन में, मेल की संख्या बढ़ी, फीमेल की संख्या घटी। तो ये इसी कारण से पता लग जाता है पहले कि इसके फीमेल के यूटेरस में डेवलपिंग चाइल्ड मेल है या फीमेल है। और ये मेल या फीमेल होना एक तो टेक्निक एमनियोसेंटेसिस है, एक अल्ट्रासाउंड की टेक्निक है सोनोग्राफी, उसको हम कहते हैं सोनोग्राफी। इससे पता लग जाता है कि बच्चे का सेक्स क्या है। माँ के पेट में बच्चा, माँ के यूटेरस में बच्चा फीमेल है या मेल है। तो उसको फीमेल है तो उसको फोर्टिसाइड से उसको डैमेज करके एमटीपी के द्वारा उसको निकाल देते हैं, जिससे मेल की संख्या बढ़ी है, फीमेल की घटी है। लेकिन आज इस पर बैन है, आज हम इसको यूज नहीं करते। आजकल के इसमें हम इसको किसी भी उसमें इसका वो है। इसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कंट्रासेप्टिव पिल, कुछ गोलियां आती हैं, अगर उनको खा ले लेडीज तो ओवुलेशन नहीं होता। इसमें CDRI
ये एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में है और सबसे पहले इन्होंने गोली बनाई, उस गोली का नाम था सहेली। दिस वाज ए टेबलेट डेवलप बाई CDRI लखनऊ ने, और उससे ये पॉपुलेशन कंट्रोल हुई कुछ सीमा तक। उसके कारण से लोग, जब ये CDRI का ड्रग्स का यूज हुआ तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। ये एक फैमिली प्लानिंग का मेथड था, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी इसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इसके बाद बहुत सारी टेक्निक चली, उसको हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें। पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश की पॉपुलेशन फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, फास्ट इंक्रीजिंग। इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऐसा मानते हैं 2 बिलियन इन 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, और ये 6 बिलियन होगी 2000 में। तो थ्राइस होगी ये पॉपुलेशन, 3 टाइम इंक्रीज हुई। तो पॉपुलेशन के जो रेट है, ग्रोथ रेट, दैट बिकम थ्राइस, बहुत तेजी से बढ़ी। ये जो पॉपुलेशन बढ़ी, ये 1900 से लेकर 2000 तक ये 3 गुनी हुई, बड़ी फास्ट पॉपुलेशन बढ़ी, और इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारे देश की पॉपुलेशन बड़ी फास्ट बढ़ी है। ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक जनरल डेटा है। अगर आप इसको देखें, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसमें हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, और 2000 में हमारी पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन पार कर गई। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली थ्राइस इन हाउ मच ईयर, 53 ईयर्स। 53 वर्षों में हमारी पॉपुलेशन है 3 गुने से ज़्यादा होगी लगभग। इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसका कारण था डिक्रीज इन IMR एंड MMR। व्हाट इज दिस IMR? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों के मरने की दर, एंड MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये दोनों घटे। पहले बहुत सी औरतें बच्चा पैदा होने में मर जाती थी, बहुत से बच्चे पैदा होकर मर जाते थे, लेकिन अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की वजह से IMR और MMR इन दोनों में कमी आई, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। इससे हुआ फास्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बड़ी तेजी से ग्रोथ हुई। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी फास्ट हुई, और अगर हम इस डेटा को सोचें तो 2001 सेंसस में, इन 2001 सेंसस आवर ग्रोथ रेट वाज 1.7%। हमारा ग्रोथ रेट 1.7% था। 2001 के सेंसस की अगर हम बात करें तो ये इस हिसाब से इन 33 ईयर्स आवर पॉपुलेशन बिकम डबल, आवर पॉपुलेशन बिकम्स डबल। इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 33 वर्षों में डबल हो जाती है। इसका मतलब ये एक बड़ा फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो कि 1.7% रेट से भी 33 सालों में हमारी पॉपुलेशन दुगनी हो जाती है। इस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट बड़ा फास्ट है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन। आप जानते हैं पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम बनाई जाती है। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता। फूड प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है,
एजुकेशन प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम की जड़ पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहे तो ना तो गरीबी होगी, सबको शिक्षा भी मिलेगी, सबको नौकरी भी मिलेगी, सबको अच्छी अवसर मिलेंगे। लेकिन ये पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ रही है कि इतनी पॉपुलेशन में चांस नहीं रहते, डिजीज भी बढ़ती है, मकान भी नहीं मिलती, रहने की जगह भी नहीं मिलती। बट फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड मैरिज एज, गवर्नमेंट ने मैरिज एज तय की, मैरिज एज 18 ईयर फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। अगर इससे पहले कोई शादी करता है तो दैट इज ए क्राइम। बाल विवाह कोई करता है, इससे कम एज में कोई शादी करता है तो वो एक बड़ा दंडनीय अपराध माना जाता है। तो सरकार ने ये की, तो इस हिसाब से हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में कंट्रोल हुआ है। इसके बाद बहुत सारी कंट्रासेप्टिव डिवाइस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस दी गई, कुछ गर्भ निरोधक प्रयोग किए गए। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस के करैक्टर क्या होने चाहिए? व्हाट शुड बी करैक्टर ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस? किस कंट्रासेप्टिव डिवाइस को हम आइडियल कहेंगे? अच्छी कौन सी होगी? नंबर 1 वेरी चीप, बहुत सस्ती हम चाहते हैं जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है वो फ्री में मिल जाए, उसके लिए हमें पैसे कम खर्च करने पड़े। दूसरा, ये फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, बहुत इजी हो। तीसरी, इजीली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि मिले ना। चौथी, इजी टू यूज हो। और पांचवी, नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। और छठी, नो इंटरफेरेंस विद सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव में भी उसका कोई नुकसान ना हो, कोई इस तरह की कोई वो ना हो। तो इसको इससे हम अच्छी वो मानते हैं। और ये कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट होने की वजह से, ये कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज होने की वजह से हमारी पॉपुलेशन कुछ लिमिट तक। हम सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन आज एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये पॉपुलेशन है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? इसके लिए कई सारे मेथड हैं। जैसे पहला, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। तीसरा मेथड है केमिकल मेथड। और जो चौथा मेथड है वो है बायोलॉजिकल या सर्जिकल मेथड। ये चार मेन मेथड पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लेते हैं, जिनमें सबसे पहले और सबसे कॉमन मेथड आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है कि अवॉइड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड।
फर्टिलिटी पीरियड। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th to 17th डे इज ए हाईली फर्टाइल पीरियड। ये पीरियड ऐसा है, ये हाईली फर्टाइल पीरियड है। इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन पीरियड है, इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो पीरियड केमिस्ट्री का मतलब है वी शुड नॉट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी अवॉइड है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी अवॉइड है। मेल में 10 से लेकर 17 डेज तक कॉन्टैक्ट नहीं किया जाए, मेल में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ना तो स्पर्म ओवम को मिलेगा। उस टाइम जब ओवम अवेलेबल है या स्पर्म लिविंग रहते हैं तो वो पीरियड अवॉइड करें। तो ये सबसे पहली टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस पीरियड। इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल में अलग रहे, दोनों आपस में ना मिले, उनमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये पहला है। दूसरा है इसमें विड्रॉल मेथड। मेल विड्रॉ पेनिस from vagina at the time of ejaculation। जब ejaculation निकलते हैं, सीमेन निकलते हैं, उसी टाइम में पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल देता है, जिससे स्पर्म वजाइना के अंदर नहीं जाते, वो उनको बाहर ही छोड़ देता है, जिस कारण स्पर्म को नहीं मिलते। इसको कहते हैं विड्रॉल मेथड। ये विड्रॉल मेथड भी बड़ा सक्सेस मेथड है। इसमें जब मेल फीमेल कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें उस फर्टिलिटी पीरियड के टाइम मेनली अगर इसको फर्टिलिटी पीरियड में यूज किया जाए तो उस टाइम ये स्पर्म जो है बाहर निकालने तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका मेथड है। अगला आता है तीसरा, इसी में लैक्टेशनल एमिनोरिया। जनरली जब तक मां ब्रेस्ट फीडिंग करती है, बच्चे को पूरी तरह से दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग, वो पीरियड स्टेराइल पीरियड होता है, मोस्टली अप टू 6 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी। जब बच्चा पैदा डिलीवरी के 6 महीने तक फीमेल को कोई खतरा नहीं है, जनरली बच्चा पैदा नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये कंडीशन कहलाते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। और इस मेथड में लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं। कभी कभी ये कामयाब नहीं होता, ये ब्रेस्ट फीडिंग मतलब भी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी डिमेरिट होती है। ये पूरी तरह से कामयाब नहीं है, लेकिन वो पहले दोनों मेथड वो पूरी तरह से कामयाब है। उसमें विड्रॉल मेथड भी अच्छा है और एब्स्टिनेंस मेथड भी अच्छा है। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो वो नहीं मिलेंगे। ये दोनों मेथड बहुत अच्छे मेथड हैं। इसके बाद आता है दूसरा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब है एनी डिवाइस दैट डू नॉट अलाउ contact of ovum and sperm। कुछ ऐसी टेक्निक करते हैं जिसमें ओवम स्पर्म ना मिले। ये मेथड बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड में सबसे कॉमन है कंडोम। कॉमन लैंग्वेज में इसको कंडोम बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ रबर
of latex and it is a balloon-like structure. बैलून की तरह का होता है and it may be used by male or female. दोनों इसको यूज कर सकते हैं, मेल विंडो भी आते हैं, फीमेल विंडो भी आते हैं. दैट इज इन मेल एट द पेनिस इन मेल एंड इन वजाइना बाय फीमेल. रिप्रोडक्शन के टाइम मेल अपने पेनिस पे लगा लेता है, फीमेल अपने वजाइना में रख लेती है. कोई सा एक रखते हैं एनिमल, एक को यूज करना तो दोनों में जरूरत नहीं होती. तो उसमें जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस पर इसके अंदर चले जाते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते, वो फीमेल के यूट्रस तक नहीं पहुंचते, वो यूट्रस तक नहीं पहुंचते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता. ये बड़ा कामयाब निकाया और इससे एसटीडी प्रिवेंशन भी होता है. दिस आल्सो रिस्पांसिबल टू प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी. एसटीडी से बचने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. ये है मेल और फीमेल में. इसके अलावा कुछ और भी एरिया होते हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको. सर्विकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट, ये भी फीमेल में यूज किए जाने वाले बैरियर मेथड है. फीमेल को अपने इंटरनल सिस्टम में रख लेते हैं एंड दे डू नॉट अलाउ फर्टिलाइजेशन. दे डू नॉट अलाउ स्पर्म टू रीच दी ओवम. स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है. इसमें फीमेल में सर्विकल बैरियर सारे फीमेल में तीनों फीमेल में यूज होते हैं. इससे अब कुछ केमिकल्स भी हैं जो फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देते. केमिकल में देर आर सर्टेन क्रीम्स, जेलीज, सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसको मान लेता है, उसको रिप्रोडक्शन से पहले फीमेल के वेजिना में रख देते हैं. कुछ टैबलेट भी आते हैं, टैबलेट फॉर्म. तो जब मेल इजेकुलेट होता है तो इस पर उसे कॉन्टेक्ट में आके पड़ जाते हैं. दीज आर दी वाइडली यूज्ड केमिकल मेथड. इसके बाद आती है नेक्स्ट है आईयूडी. आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ये डिवाइस यूटेरस में रखी जाती है. आपको पता है ये यूटेरस है. तो यहाँ ओवरी होगी, इसमें भी ये यूटेरस में रखी जाती है. इसलिए इनको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं. आईयूडीआर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. ये डिवाइस आईयूडी 3 तरह की होती है. पहला नॉन मेडिकेटेड,
दूसरी होती है कॉपर लीजिंग। और तीसरी होती है हार्मोन रीडिंग। नॉन मेडिकेटेड में कोई केमिकल नहीं होता, जैसे लिप्स लो, ये नॉन मेडिकेटेड है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होता। कॉपर लीजिंग में कॉपर टी Cu 375 और एक और आती है इसमें मल्टीलोड, और Cu7। ये सारी की सारी कॉपर लीजिंग है, इनसे कॉपर आयन निकलते हैं, दे रिलीज कॉपर आयन। इन सभी में कॉपर आयन निकलते हैं, दे रिलीज कॉपर आयन। हार्मोन रिलीजिंग में हार्मोन निकलते हैं, जैसे LNG20 और एक और इसमें यूज की जाती है प्रोगेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग हैं, इनमें हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन मेनली प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। हार्मोन आर प्रोगेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन हैं जो निकलते हैं, जो प्रीमेच्योर होते हैं। तो तीन तरह के लिप्स मेडिकेटेड है, कॉपर टी Cu7 मल्टीलोड 375 या 375, ये है जो IUD इसको यूट्रस में रख देते हैं, और जब इसको यूट्रस में रख देंगे तो उससे स्पर्म तक नहीं पहुंच पाते, दे प्रिवेंट दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। वास्तव में इसमें